गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया की क्लास चल रही है और ये जो मॉडर्न इंडिया की क्लास है बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। एक दो लेक्चर्स और बचे हैं इसके, फिर हमारा मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि मे बी या तो जियोग्राफी होगा या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे भी आप लोग बताएंगे कमेंट के आधार पर उसका डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉडर्न इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ ये आपका जो संवैधानिक इतिहास है भारत का उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए सेम इम्पोर्टेंट है ये। और टॉपिक है हमारा संविधान सभा का चुनाव। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा संविधान सभा का चुनाव। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन योजना को। तो अगर आपने कैबिनेट मिशन योजना का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन योजना को और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान सभा के चुनाव को। देखिए बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना में ही ये सेट कर दिया गया था कि शीघ्र ही भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी और उसके लिए चुनाव की व्यवस्था उन्होंने की। ये सारी की सारी चीज़ें जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये एक तरीके से पहले ही सेट कर दी गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो आज हम जो भी चुनाव पढ़ेंगे संविधान सभा का, इस चुनाव की रूपरेखा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही बना ली गई है। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछता है कि बताइए संविधान सभा का जो विचार है या संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है उसका आधार किसने तैयार किया बच्चों, तो उसका आधार तैयार किया है सीधे सीधे कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं संविधान सभा का चुनाव। तो बच्चों, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ है? संविधान सभा का चुनाव हुआ है बच्चों जुलाई 1946 में। संविधान सभा का इलेक्शन हुआ है जुलाई अगस्त 1946 में। ध्यान रखना, जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ संविधान सभा का चुनाव। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये कि संविधान सभा का जो चुनाव है, ये मैंने आपको कैबिनेट मिशन योजना में भी बताया था, यहाँ फिर से बता देता हूँ कि संविधान सभा का जो चुनाव है ये प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ध्यान रखेंगे, ये जो है प्रत्यक्ष लोगों के द्वारा चुने गए लोग नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जैसे आज के समय में हम लोकसभा या विधानसभा में वोट डालने जाते हैं, डायरेक्टली हम वोट करते हैं और वो व्यक्ति जीत जाता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है बच्चों ये अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हुआ है, यानी संविधान सभा में चुने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जनता ने नहीं चुना है। फिर प्रश्न उठता है किसने चुना है? तो ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ है ये बच्चों ये अप्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा संपन्न हुआ। ध्यान रखेंगे, तो ये जो चुनाव हुआ है बच्चों विधान सभाओं द्वारा के माध्यम से। तो बच्चों ये हमारे पास पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है बच्चों, तो संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मताधिकार पर आधारित था और संविधान सभा में चुने जाने वाले लोग प्रांतों की विधान सभाओं के माध्यम से चुने गए थे। यानी हमने डायरेक्टली, भारत की जनता ने डायरेक्टली इसमें वोट नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने वोट दिया था विधानसभाओं को और उसके बाद विधानसभाओं ने अपने चुने गए लोगों को भेजा था संविधान सभा ने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है ये प्रत्यक्ष मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये अप्रत्यक्ष मताधिकार पर आधारित था। इस तरीके का भारत में एक चुनाव और होता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं ये भी आपके वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होते हैं, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुने जाते हैं। तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं इस बात से कि जिस तरीके से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से संविधान सभा का भी चुनाव हुआ। अच्छा, कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं। ठीक है, कुल सदस्य संख्या अगर हम देखें तो कुल सदस्य संख्या जो थी संविधान सभा में, ये मैंने आपको कल भी बताया है
ये थी 389। संविधान सभा में जो कुल सीटें थी वो थी 389, और मैंने कैबिनेट मिशन योजना में आपको ये भी समझाया था कि ये 389 सीटें किस प्रकार से आई। तो वहां मैंने आपको बताया था कि इन सीटों का आधार था जनसंख्या। मैंने आपको बताया था कि प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्धारण हुआ था, और इस तरीके से संपूर्ण अखंड भारत में 389 सीटें रखी गई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सीटें हैं ये 3 हिस्सों में बटी हुई थी बच्चों। मैंने आपको ये भी समझाया होगा कि ये जो सीटें थी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। कौन कौन सी? 292 सीटें। ये सीटें कहाँ से आनी थी बच्चों? ये सीटें आनी थी ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सीटें आनी थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा 4 सीटें आनी थी बच्चों चीफ कमिश्नरी से। ध्यान रखना, 4 सीटें आनी थी चीफ कमिश्नरी से। अच्छा, वो चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी है, उनके नाम आप जरा देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो बच्चों पहली है दिल्ली, वो चीफ कमिश्नरी जहां से ये 4 सीटें आई वो कौन कौन सी हैं देख लो जरा। दिल्ली। दूसरी थी आपकी अजमेर और मारवाड़। तीसरी सीट थी बच्चों कुर्ग। और चौथी जो प्रेसिडेंसी थी, जो चीफ कमिश्नरी थी, वो थी बलूचिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, 292 सीटें आनी थी ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से। 4 सीटें आनी थी चीफ कमिश्नरी से। वो चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी है बच्चों? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 सीटें थी कहां से? ये 4 सीटें थी चीफ कमिश्नरी से। इसके अलावा 93 सीटें आनी थी बच्चों इसके अलावा 93 सीटें आनी थी कहां से? ये 93 सीटें आनी थी बच्चों देशी रियासतों से। देशी रियासतों से आनी थी बच्चों 93 सीटें। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो निकल करके आएंगी 389। ठीक है, तो ये सीटें थी संविधान सभा की। आप देख सकते हैं 292, 4 और 93। अब देखो इलेक्शन जो होना था बच्चों, जब चुनाव की बात आई तो चुनाव होना था इन सीटों पर। ध्यान रखना, चुनाव होना था इन सीटों पर, यानी 292 प्लस 4, यानी इलेक्शन जो होना था बच्चों ये होना था 296 सीटों पर। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में जो चुनाव हुआ वो कुल सीटों में से 296 सीटों के लिए हुआ, यानी ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत और चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत। बाकी जो देशी रियासतें आप देख रहे हैं इनमें चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। यहां पर जो लोग आने थे वो मनोनीत थे। ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनेट लोग थे, इन सीटों पर चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। यानी ये जो देशी रियासतें थीं, इस समय में भारत में 562 देशी रियासतें थीं, यानी 562 छोटे छोटे राजा थे, और इन राजाओं को यह अधिकार था कि या तो वो संविधान सभा में खुद ही शामिल हो जाएं, खुद ही, या उन्हें लगता है कि वो अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाएंगे तो जिस व्यक्ति को योग्य समझे उसको अपनी जगह यहाँ पर नॉमिनेट कर दें, भेज दें, वो यहाँ पर संविधान सभा में आकर के अपनी बात को रखेगा, आपके राज्य की बात को रखेगा। तो इलेक्शन होना था बच्चों कितनी सीटों पर? आप देख सकते हो इलेक्शन होना था 296 सीटों पे। अब रिजल्ट क्या रहा ये भी हम देख लेते हैं। तो इलेक्शन होना था कितनी सीटों पे? इलेक्शन होना था बच्चों 296 सीटों पे। जरा इनको देख लेते हैं हम, क्या रिजल्ट रहा इलेक्शन का। तो बच्चों इलेक्शन का रिजल्ट अगर हम देखें तो कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें हैं 296। अब देखो 296 सीटों में से, ठीक है, 296 यानी 292 प्लस 4, 296 सीटों में से बच्चों
208 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीत ली। अगर हम चुनाव के रिजल्ट की बात करें कि संविधान सभा में चुनाव जब हुआ तो किसको कितनी सीटें मिली, तो बच्चों टोटल सीटें थीं 296 और 296 सीटों में से 208 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीत ली। 73 सीटें मिली बच्चों मुस्लिम लीग को। बात समझ पा रहे हैं? 73 सीटें मिली किसको? मुस्लिम लीग को। और जो शेष सीटें बची उस पर अन्य लोग आए, एक एक सीट वाले, है ना, जैसे पंजाब की कृषक प्रजा पार्टी हो गई, यूनियनिस्ट पार्टी हो गई, ये जो छोटी छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, इनको एक एक सीट मिली। बड़ी जो मेजर पार्टी हैं वो आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग हैं। ध्यान रखेंगे 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। तो मुस्लिम लीग का प्रदर्शन हम कह सकते हैं खराब ही रहा। तो ये था संविधान सभा का चुनाव। और संविधान सभा के चुनाव में हमने देखा कि मुख्य रूप से कांग्रेस एक बड़ी संस्था के रूप में उभर के आती है। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है। और बाद में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो निर्दलीय थे, है ना, जैसे 11 सदस्य ऐसे थे जो निर्दलीय थे, इनमें से 6 फिर से कांग्रेस की ओर आ गए। तो एक बड़ा हिस्सा जो है कांग्रेस के पास मौजूद था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा संविधान जो आज हमें दिखता है ये मुख्य रूप से कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस ही वो पार्टी है जो मुख्य रूप से संविधान सभा में शामिल है। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आज जो हम संविधान देख रहे हैं ये संविधान मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बनाया गया संविधान है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा इलेक्शन हुआ यहाँ पर। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे पेपर में आपसे पूछता है कि बताइए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था। ये सवाल आपसे पेपर में पूछता है, क्योंकि संविधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो बच्चों संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव 2 बार हुआ। पहली बार वो चुने गए थे पूर्वी बंगाल से। पहली बार वो कहाँ से चुने गए बच्चों? पहली बार वो चुने गए पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल उस समय का हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान। अब स्थिति ये थी कि जिस समय इनका इलेक्शन हुआ 1946 में, उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो ये पूर्वी बंगाल भारत का हिस्सा था। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया, और देश अकेला आज़ाद नहीं हुआ, खंडित भारत आज़ाद हुआ, और एक बड़ा हिस्सा हमसे टूट करके अलग हो गया, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। भारत के मैप पर आज जहां आप लोग पाकिस्तान को देखते हो, ठीक है, आज जहां हम पाकिस्तान को देखते हैं इस ओर पाकिस्तान पड़ता है, तो उस समय पाकिस्तान केवल उस ओर नहीं था, उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ भी था। बांग्लादेश जिसे आप देख रहे हैं ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और इसे उस समय में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। हालांकि 1971 में यहाँ पर विद्रोह हो गया, और फिर इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक नया राष्ट्र बनकर उभरा, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। अब स्थिति ये है कि जिस सीट से डॉक्टर अंबेडकर चुन करके आए थे वो सीट तो पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो अब क्या हो भाई, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में रखना आवश्यक है, योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर इनका दोबारा निर्वाचन हुआ। दूसरी बार इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ बच्चों? दूसरी बार इनका निर्वाचन हुआ पूना से। ध्यान रखिएगा, अब जब पूना से चुने गए तो स्पष्ट बात है कि भाई पूना से जब दोबारा निर्वाचन हुआ है, मतलब पूना में कोई पहले से संविधान सभा का व्यक्ति रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, भाई सीट थी तो कोई ना कोई चुन के आया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर का पूना से दोबारा इलेक्शन हुआ, तो पुणे सीट पर जो व्यक्ति पहले मौजूद थे वो थे एम.आर. जयकर, कांग्रेसी एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया। बात समझ रहे हैं? कांग्रेसी एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया अपने पद से, और जब एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दे दिया तब जो पद खाली हुआ उस पद पर चुन करके आए डॉक्टर अंबेडकर।
तो पूना की सीट पर पहले जो व्यक्ति तैनात थे या पहले जो व्यक्ति चुन करके आए थे पुणे सीट से, वो थे M.R. जयकर। M.R. जयकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा गांधी इरविन समझौता, उस समय ये व्यक्ति काफ़ी चर्चा में थे। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इन्हीं के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो पुणे सीट से M.R. जयकर चुन करके आए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लेना जरूरी था, इसलिए कांग्रेसी M.R. जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया। कांग्रेस ने कहा आप इस्तीफा दीजिए और आपकी सीट पर अब चुन करके आएंगे डॉक्टर अंबेडकर। तो दूसरी बार डॉक्टर अंबेडकर पूना सीट से यहाँ चुन करके आए और फिर इन्होंने संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया प्रारूप समिति के रूप में। अब यहाँ पर कुछ और बेसिक पॉइंट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। जैसे प्रश्न आपसे पूछता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, संविधान सभा में महिला सदस्य, छोटे छोटे पॉइंट हैं ये पे एग्जाम में आते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, कई बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी बच्चों? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा में SC कितने थे, शेड्यूल कास्ट वाले लोग, तो अनुसूचित जाति के लोग कितने थे संविधान सभा में? इनकी संख्या थी 26, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। इसके अलावा अगर हम देखें संविधान सभा में शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के कितने लोग थे, तो उनकी संख्या थी 33। ये सारी जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। ठीक है। तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का इलेक्शन हुआ था पहले पूर्वी बंगाल से, बाद में ये जगह चली गई पाकिस्तान में, तो फिर दोबारा सिलेक्शन हुआ पूना से, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में महिलाएं कितनी हैं? 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य कितने हैं? 26। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने हैं बच्चों? तो ये संख्या है 33। ये सारी की सारी जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। अब कुछ चीज़ें और हैं बेसिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसे मैं साफ कर देता हूं। अब हम देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, देखते हैं जरा। तो सबको पता ही है वैसे तो इस बारे में। अब इलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीत ली, बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, बेसिकली संविधान पूरा कांग्रेस ने ही बनाया है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, अब होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबको पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, सबको इस बारे में पता है, जो भी लोग थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं उनको इस बारे में पता होता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई है बच्चों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये बने संविधान की जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद होती है दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है बच्चों 11 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जो भी लोग तैयारी करते हैं उनको इस बारे में पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी इनकी जो डिटेल है वो हम तब जानेंगे जब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारी चीज़ें उस वक्त ये डिटेल में पढ़ी जाएंगी। फिलहाल अब ये मॉडर्न इंडिया की क्लास है तो उस हिसाब से हम इसको रखते हैं।
तो ये था पूरा का पूरा बच्चों संविधान सभा का चुनाव। अब यहां पर एक चीज और जो हमें समझ लेनी है वो ये कि मुस्लिम लीग यहां पर क्या कर रही है। मुस्लिम लीग का यहां पर मत जानना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है उनका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। हम ये बात पढ़ करके आए हैं, हमने पढ़ी है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पूरी तरीके से जो मांग थी पाकिस्तान की उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग का जो औचित्य है वो समाप्त हो जाता है। भाई जब पाकिस्तान होगा ही नहीं तो मुस्लिम लीग के होने का क्या मतलब है। तो यहां से मुस्लिम लीग ने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया अपनी चीज़ों को लेकर, और जैसे उन्होंने क्या किया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अब संविधान सभा बनाने की बात आई तो संविधान सभा बनी। अब जब पाकिस्तान नहीं बनना है तो भारत के संविधान को बनाने के लिए मुस्लिम लीग इसमें क्यों शामिल हो, ये प्रश्न उठता है। भाई यहाँ पर जो संविधान बनाने की बात हो रही है तो भारत का संविधान बन रहा है ना, जबकि मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी हमें पाकिस्तान चाहिए। तो स्पष्ट रूप से संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि भाई जब हमें तो पाकिस्तान चाहिए है, भाई ये पाकिस्तान की संविधान सभा तो नहीं है, ये तो भारत की है, तो हमारे शामिल होने का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें शामिल होने से मना कर दिया और वो नहीं हुए। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन जो है इस समय तक भारत के वायसराय जो हैं वो बन चुके होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसको सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये आमंत्रित करते हैं कांग्रेस को कि आप आइए और अंतरिम सरकार बनाइए। मुस्लिम लीग ने तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि भाई पाकिस्तान नहीं बन रहा है तो हम तो सरकार में शामिल होंगे नहीं। तो जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान ना बनाए जाने के विरोध में सत्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो ऐसे में वायसराय ने यानी वायसराय भी कौन, माउंटबेटन ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भाई लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया कि आप आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। भाई मुस्लिम लीग ने तो कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार ही कर दिया था, तो उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। और सच बात यह है कि निमंत्रण भेज भी देते तो सरकार बना कैसे पाती है। 296 सीटों में से 73 ही सीटें तो जीती थी, ये 25% से भी कम थी, तो सरकार बनाना संभव नहीं था। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली और कहा कि हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, तुम बोलोगे तब भी नहीं बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर कांग्रेस हट जाती कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे, आप सरकार बना लो अपने दम पे, तो भी मुस्लिम लीग नहीं बना पाती क्योंकि उनकी सीटों की संख्या बेहद कम थी। इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाते हुए सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। तब ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और नेहरू जी ने फिर अंतरिम सरकार बनाई। अब जब नेहरू जी ने अंतरिम सरकार बनाई तो मुस्लिम लीग ने, अब मुस्लिम लीग के लिए बिल्कुल असहनीय था, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सरकार को धमकी दी कि अब हम पाकिस्तान को सड़कों पर उतर के प्राप्त करेंगे, हम पाकिस्तान को सड़कों पर उतर के प्राप्त करेंगे। उन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी मुस्लिम लीग ने कि हम जिन्ना के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए। और मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि हम मनाएंगे पूरे भारत में प्रत्यक्ष
कार्यवाही दिवस, इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की जो तिथि रखी गई वो रखी गई 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, और इसकी जो तिथि निर्धारित की गई बच्चों वो रखी गई 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये सीधा सीधा दंगों की प्लानिंग थी मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम पर पूरे भारत में भीषण दंगों को अंजाम दिया। पूरे भारत में भीषण दंगे हुए, भयानक दंगे पूरे भारत में हुए। दंगों की शुरुआत हुई कलकत्ता से ये असम में पहुँचे, असम से संयुक्त प्रांत यानी आज के यूपी में पहुँचे, यूपी से मध्य प्रांत में पहुँचे, और मध्य प्रांत से पंजाब तक इन दंगों की आग फैल गई। यानी पूरा उत्तर भारत प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम पर मनाए गए जो दंगे थे उनमें शामिल हो गया। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार काट मचाने लगे। मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के सहयोग से इस बात की पुष्टि की कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को इस बात के लिए बरगलाया कि भारत तुम्हारे लिए सुरक्षित देश नहीं है, भारत में रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, इसलिए तुम्हें भारत से अलग हो जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ सदी का सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं, अगर हम डेटा की बात करें, इकोनॉमिक डेटा की बात करें, तो मैं समझता हूँ भारत के मुसलमान काफ़ी खुश हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो आप स्थिति जान ही रहे हैं किस तरीके की है, खाने को रोटी भी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बहुत ख़राब स्थिति है। लेकिन उन्होंने धर्म के आधार पर जो देश बनवाया था वो टिक नहीं पाया, और आज काफ़ी स्थिति ख़राब है। मुसलमानों की क्या, सभी पाकिस्तानियों की स्थिति ख़राब है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है बच्चों, वो दुनिया का तीसरा सबसे ख़राब पासपोर्ट माना जाता है, तीसरा सबसे ख़राब। जबकि इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स नाम से रैंकिंग आती है, उसमें हमारी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो देखा जाए तो इस तरीके से जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भारतीय मुसलमानों को बरगलाया और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप जो है हमारा साथ दीजिए, हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जो शरिया लॉ के अनुसार चलेगा, जहाँ पर मुसलमानों के लिए वो देश होगा और मुसलमानों की सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों को बरगलाया और भीषण दंगों को अंजाम दिया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम पर। और एक अंग्रेज है जिनका नाम है पेंडेरल मून, उनकी एक बुक है जिसका नाम है डिवाइड एंड विविड। लिख देता हूँ यहाँ पे एक बुक जिसका नाम है डिवाइड एंड विविड, ये बुक है बच्चों। और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है पेंडेरल मून। तो पेंडेरल मून की ये बुक है जिसका नाम है डिवाइड एंड विविड। इस बुक में उन्होंने उल्लेख किया है कि इस दंगों में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम पर जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जो दंगे हुए, उसमें 1,80,000 लोग मारे गए। देखिए भाई कितनी बड़ी त्रासदी, 1,80,000 लोग मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। और इन दंगों में जो सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी की। उन्होंने इन दंगों को भड़काने का काम किया और इन दंगों में 1,80,000 लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या थी 1,20,000 के जो लोग थे। 1,80,000 में से 1,20,000 लोग तो
पूर्वी भारत के ही थे, मुख्य रूप से बंगाल के एरिया से आ रहे थे। 60,000 लोग पश्चिमी भारत से थे। तो बहुत बड़ा यहाँ पर दंगा किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा पूरे भारत में, और इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में कई बार ये डेट पूछी गई है। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ था? तो आप जवाब देंगे 16 अगस्त 1940 को। और इन दंगों में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई बच्चों, वो निभाई बापू ने, महात्मा गांधी ने। भाई महात्मा गांधी तो वाकई में एक बहुत ही युग पुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक और बंगाल में जहां मार काट मचाई जा रही है हिंदुओं और मुसलमानों में, उस समय महात्मा गांधी बंगाल में ही मौजूद थे। नौ ओखला करके एक जगह थी, वहां पर ये मौजूद थे महात्मा गांधी। और जब सरकार दंगे रोकने में विफल हो गई, सरकार तो खैर रोकना चाहती नहीं थी, बंगाल की सरकार जिसके मुख्यमंत्री सोहरावर्दी थे वो दंगे रोकना नहीं चाहते थे, उन्होंने तो उल्टा दंगों को भड़काया। तो जब सरकार दंगों को रोकने में विफल हो गई, तो ऐसे में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। महात्मा गांधी ऐसी जगह गई जो बहुत ज़्यादा दंगा प्रभावित थी। सब लोगों ने उन्हें समझाया कि आप ऐसी जगह मत जाइए, यहाँ पर आपकी हत्या हो सकती है, उन्मादी भीड़ आपको मार सकती है। लेकिन गांधी ने कहा ये मेरे अपने लोग हैं, मैंने इनके लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है, मैं भी तो देखना चाहता हूँ ये मुझे कैसे मारेंगे। और जब एक दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी अकेले ही निकल पड़े, तो जब दंगाइयों की भीड़ का गांधी जी से सामना हुआ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ दंगा रुक गया, जबकि गांधी जी निहत्थे थे। उनकी एक बात नहीं, उनका जो बात करने का ढंग था, जो उनका रवैया था, जो लोगों से उनका इंटरेक्शन था, वो इतना ज़्यादा था। उन्होंने कहा चलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे मारिए, और मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे ही लोग मुझे कैसे मारते हैं। तो ये बहुत ही भावनात्मक अपील उन्होंने लोगों से यहाँ पर की, और इस अपील का असर भी हुआ कि जिस इलाके में महात्मा गांधी थे वहाँ से दंगा समाप्त हो गया। इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, उन्होंने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स। ध्यान रखिएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने। उन्होंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने कि जो काम हजारों की भीड़, जो काम हजारों की संख्या में सिपाही या पुलिस बल या सेना नहीं कर पाई, वो काम अकेले गांधी जी ने कर दिखाया। तो ये तो खुद एक फोर्स के समान है, एक आर्मी के समान है, वन मैन आर्मी है ये। तो उन्होंने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी सारी सेना एक तरफ और गांधी जी अकेले एक तरफ, मामला बराबरी पर आता है। तो इस तरीके से इन दंगों को रोकने में महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो बच्चों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया। आज हमने जाना संविधान सभा का चुनाव किस तरीके से हुआ, क्या क्या उसकी मुख्य बातें थी उनको हमने जाना, और फिर हमने जाना यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा अंतरिम सरकार और भारत की आज़ादी की ओर हम अग्रसर हैं, और शीघ्र ही हम पढ़ेंगे एटली की घोषणा और माउंटबेटन का भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको भी हम जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी अगली क्लास में रहेंगी। मैं समझता हूँ इसके बाद 1 या 2 क्लास और रहेगी, फिर हमारा मॉडर्न इंडिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो रहा है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे आपको क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, संविधान सभा में जो महात्मा गांधी हैं और जिन्ना है, ये दोनों में से कोई शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछ ले कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।